नमस्कार साथियों, मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, मूल्यांकन एकेडमी राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज और बुक्स के क्षेत्र में कार्य करता है। और आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे जो राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पशु परिचर का शिफ्ट थर्ड यानी आज के पहला पेपर और टोटल ऑल ओवर में बात करें तो थर्ड पेपर की बात करेंगे, आंसर की के बारे में। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न था अपना कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो ये अनुवांशिकी कहलाती है। जैसा कि ये हमारी बुक्स थी, तो उन बुक्स के अंदर जो इनके जो जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में वगैरह दिया हुआ है। बुक्स में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। इसको मैं जूम कर दूँ अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे अगले प्रश्न पर देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है। रक्त का कार्य नहीं है पूछा है। देखते हैं अभी। ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, बिल्कुल ये तो रक्त का कार्य है। भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना, एंजाइम रक्त उत्पन्न नहीं करता है, तो इसका उत्तर बी होगा। और अगले ऑप्शन CO ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनियन करना और हार्मोनों का परिवहन करना, ये बिल्कुल रक्त का कार्य है। अगले प्रश्न पर देखते हैं अपन। अगला प्रश्न अपना था, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय से होता है, उत्तर सी होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 71% तथा उसी संख्या के 49% में अंतर इतना है तो संख्या क्या होगी। मैं सीधे आंसर बता देता हूँ आपको। मैथ्स के जो डिटेल सॉल्यूशन है वो बाद में जैसे टाइम होगा वैसे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसका उत्तर डी होगा, 1800। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी 10% ब्याज दर से 6000 हो जाती है, 4% ब्याज दर से 3600 रुपये हो जाती है। ज्ञात कीजिए समय कितना लगा। तो इसका उत्तर है जो है 20 आएगा। 20 वर्षों के लिए उधार धनराशि दी थी, इसीलिए इसका ये जो डिफरेंस है ये मैथ के बाद में बता देंगे आपको। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है 1550 रुपये की राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% यानी एक राशि को दो भागों में तोड़ा गया। साधारण ब्याज पर उधार दी है और 4 वर्ष के बाद में कुल ब्याज, अब दोनों जो ए भाग और बी भाग ऐसे प्रश्नों को, ये राशि है इसको दो भागों में तोड़ा है, उधार दी है और 4 वर्ष के बाद में ये लाभ प्राप्त हुआ है जो इनसे और इनसे मिला के हुआ है। और 5% उधार दी गई राशि का 8% उधार राशि से अनुपात है, तो इसका अनुपात निकालना है। इसका अनुपात है वो है 16:15। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना है, यदि कुछ राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर यह है तो राशि होगी, मैं उत्तर बता दूं आपको, 3750। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, कैसीन सकल दूध प्रोटीन कितने प्रोटीन वसा होती है। ये प्रश्न दूध के अंदर ऐसे क्वेश्चन अपने को पहली शिफ्ट में भी देखने को मिले, दूसरी में भी मिले कि दूध में कौन सा प्रोटीन होती है, कितनी वसा होती है। तो आने वाली शिफ्टों वालों को लिए भी बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस के जरूर देखें। इसका उत्तर है जो है 80 से 83%। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरे चारे का चयन कीजिए। हरा चारा कौन सा है, तो इसका उत्तर है वो बरसिम और ल्यूसर्न। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुक्कुट की एक देसी नस्ल नहीं है। मुर्गियों के नस्ल के बारे में प्रश्न है। अलसील है जो वो देसी नस्ल नहीं है, बाकी ये देसी नस्ल है। जिंक, यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या दिखाई देगा। तो विलयन है वो रंगीन हो जाएगा, बिल्कुल ए उत्तर इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना है,
देखो दोस्तों, धीरे धीरे जो पेपर का लेवल है वो, जैसे मेरे को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि सुधार आ रहा है। जैसे कि पहली शिफ्ट का पेपर था वो मुझे इतना वो नहीं लगा था कि बिल्कुल ऐसे लगा, फिर सेकंड में फिर धीरे धीरे सुधार आ रहा है। तो आने वाली शिफ्ट में उम्मीद रहेगी कि धीरे धीरे इसमें भी और लेवल हो सकता है बढ़े। तो इसके आस लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बिल्कुल आसपास के पूछ रहा है। जैसे कि कहीं बिशलपुर बांध पूछा है तो बिशलपुर के आसपास का क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी मिला, दूसरे में मिला, तीसरे में मिला, ऐसे। तो आप भी इन चीज़ों को, पुराने जो अभी जो पेपर लगे हुए, जो पांचवी और छठी के जो कल पेपर होंगे, तो वो पहली दूसरी तीसरी चौथी के पेपर को आसपास की चीज़ों को देख के जाएं, जरूर उनको जरूर फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। अधातु है उसका उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। तो अधातु का उपयोग ये जो अपन पढ़ते हैं जिप्सम वगैरह, तो ये अधातु है और इसका उर्वरक में किया जाता है, ये तो सही बात है। अधातु का उपयोग जल शोधन की क्रिया में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अधातु उष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती है, क्योंकि ये धातु, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या मतलब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जो समतल नहीं होते, बराबर नहीं होते, इसलिए ये सुचालक नहीं होती है अधातुएं। और इसका उत्तर हो जाएगा सी, पटाखों में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समांतर दर्पण यदि किसी वस्तु को ऐसे दो समांतर दर्पण के बीच रखा जाता है तो परावर्तनीय सतहें दूसरे समूह में वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे? तो अनंत हो जाएंगे। इसका उत्तर ए देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, 3 अंकों की बड़ी संख्या ऐसी संख्या। इस टाइप के प्रश्न भी अपने को पहली पारी में देखने को मिले थे, यहाँ भी देखने को मिले हैं। तो 3 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या क्या है जिसने 15, 25 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक में शेष फल है जो 12 आ जाए? तो इसका उत्तर 912 आएगा। इसको आप डायरेक्ट वो, अगर किसी को इसके एलसीएम वगैरह नहीं निकालने आते तो वो सीधा भाग दे के भी उत्तर निकाल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना है, 9 क्रमागत संख्याएं जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है, औसत 18 है, पहली 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत 17, उत्तर सी होगा। इस टाइप के ये जो संख्या परिचय का चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये जो संख्या है इनका औसत क्या होगा? औसत इसका 10 होगा, ए उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा के 40 विद्यार्थियों के परीक्षा में औसत अंक ये थे और ज्ञात हुआ कि 33 अंक को गलती से 93 ले लिया है, तो उसके अंकों का सही औसत क्या होगा? तो इसका उत्तर है जो 31.5 होगा। आपको इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन है जो बिल्कुल देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे समय रहते आपको इन चीज़ों के अलग अलग से व्याख्यात्मक भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी जो हाड़ौती क्षेत्र है इसमें कौन सी बोली बोली जाती है इसके बारे में? तो यहाँ पे ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है, ये जयपुर की है। मेवाती भीली नहीं है, जबकि ये सी उत्तर सही होगा इसका, हाड़ौती। ये अपनी जो परसू परिचर की एक टेस्ट वो बुक आई थी प्रैक्टिस के लिए, उस बुक्स में से लगभग हर एक शिफ्ट का पेपर, जैसे पहले शिफ्ट का भी आपको देखा होगा, आपने यहाँ पे प्रूफ भी दिए गए थे, दूसरे शिफ्ट में भी देखा होगा। मैंने प्रूफ बहुत कम लिए हैं, फिर भी आपको कुछ हिंट के तौर पे बता रहे हैं। कम से कम 33% या 50 क्वेश्चन, 150 में से 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी बुक के अंदर देखने को मिले हैं। मैं आपको बुक दिखा दूं तो पशु परिचर की हमारी वाली बुक है जो मार्केट में जो अवेलेबल थी, आपने पढ़ी होगी। ये बुक बिल्कुल आपने देखी होगी मार्केट में। तो इसी बुक में कम से कम एक ही पेपर में 50 से प्लस क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सालासर हनुमान जी का मंदिर, सालासर हनुमान जी का मंदिर यानी मेला कहाँ लगता है? तो सालासर चूरू में है, तो सालासर हनुमान जी का मेला भी चूरू में लगता है, उत्तर ए होगा। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ये भी हमारे पशु परिचर की बुक में देखने को मिला था। मैंने बिल्कुल ही हमने जो अरेंज किए थे कि कौन सी होली कहाँ पर खेली जाती है, उस टाइप में है, तो वहाँ पर सारे ये अवेलेबल है। तो इसका उत्तर श्री महावीर जी, करौली। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसके बिल्कुल सही हुआ होगा। ये प्रश्न पूछ रहा है दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। अब देखो ऑप्शन है मोकड़ी, ये तो चूड़ियाँ होती है, कंदोरा ये कमर का है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कन्फ्यूजन दिया होगा, जो भी कन्फ्यूज हुआ इन दोनों में हुआ, रखन और चूंप में। तो चूंप एक जो होता है वो दांतों में पहना जाने वाला आभूषण तो है, लेकिन वो मेख के आकार का होता है, जबकि ये जो रखन है वो दांत के ऊपर परत चढ़ाई जाती है। तो इसने पूछा है परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है रखन। उत्तर इसका होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम बताइए सर्वाधिक विकल्पों में से चयन करके। तमाशा, सवांग, चार बैत, हिला ख्याल। तो ये जो है, जो तमाशा जयपुर का है, और ये हमारी बुक में भी देखने को मिला, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिले हैं। मैंने आपको बता रहा है, पहले भी बता दिया कि मैंने ज़्यादा प्रूफ के तौर पे नहीं बताया है आपको, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए शॉर्ट कम समय में आंसर की बताना चाहता हूँ। तो तमाशा जयपुर का, इसके कलाकार इस टाइप से। अगला प्रश्न अपना है, राजस्थान में कौन से स्थान पर रहस्यमयी पर्यटक होने का, रहस्यमयी पर्यटक स्थल, रहस्यमयी पर्यटक स्थल मतलब वो होता है जो डरावनी जगह से संबंध जोड़ा जाता है। तो आपने सुना होगा भानगढ़ है, यहाँ पे ऑप्शन में जैसे तारागढ़, मांडलगढ़, शेरगढ़ और भानगढ़ दिया है, तो उत्तर भानगढ़ होगा। लेकिन एक जैसे कि कुलधरा जैसलमेर साइड में भी पर्यटक स्थल है, वो भी इसको रहस्यमयी ऐसे बता रखा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना है, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत की 2023 में? 2023 में किसने की है? तो इसकी आरबीआई ने की थी। और अगला प्रश्न अपना देखा जाए तो अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में होने वाला, दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका उत्तर जयपुर होगा। जयपुर में ये आने वाले दिसंबर में, अभी मतलब दिसंबर चल ही रहा है, इसी दिसंबर में देखने को मिलेगा, 11-12 दिसंबर के आसपास। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान के पारंपरिक शिकारी कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर संशय में, जैसे सांसी है, ये भी है, ये तो सी तो है ही है। तो जैसे देखा जाए तो मैं आपको एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बताऊं, तो जैसे यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, तो ये दो तो बहुत कम चांस है। अब इनके बारे में, नायक जो भील है, तो नायक भी राजस्थान के प्राचीन काल में मतलब शिकारियों की श्रेणी में आते थे, शिकारी जनता जानती थी नायक। तो यहाँ पे जैसे मैं जाना चाहूँ तो मैं सी पे जाऊँगा, लेकिन इसका अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बोलियाँ वगैरह थोड़ी जाती है, वो बाबूजी को अपना आस्था का वो मानती है, तो इसका कंफर्म नहीं है। फिर भी मैं अगर आपको उत्तर लगा के मतलब प्रायिकता बताऊं तो मेरा उत्तर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, अपशिष्ट प्रबंध के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं है। तो घरेलू घरेलू स्रोत है वो रेडियोधर्मी पदार्थ, ये नहीं है। रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो फैक्ट्रियों से निकला हुआ कचरा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते? जीवाणु से नहीं होने वाले रोगों के बारे में पूछा है। तो तपेदिक, टीबी तो होता है, पोलियो वायरस जनित रोग है, खसरा, और उसके बाद में टाइफाइड भी, मलेरिया भी है, और ये जीवाणु से नहीं होता है। जीवाणु से नहीं होने वाले रोग है, एक तो पोलियो और एक खसरा। बीसी कहाँ है इसमें देख लेते हैं, बीसी इसमें नहीं है, और इसमें यानी इसमें और इसमें देखना है। उसके बाद में टाइफाइड यानी टीबी, और ये मलेरिया मच्छर जनित है। तो मच्छर जो प्लाज्मोडियम जो एक छोड़ता है उसकी वजह से होता है। तो मैं यहाँ पे सी पे जाऊँगा, उत्तर यहाँ पे टाइफाइड। हालांकि टीबी भी है जो जीवाणु जनित है, लेकिन इन दोनों में फिर कन्फ्यूज़न है। तो सी और डी में से देखेंगे अपन, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। मैं इसको सही पता करके इसको ये अपने यूट्यूब के वीडियो के नीचे पिन करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अपना टाइम खराब नहीं करते हुए। अगला प्रश्न है अपना, वह देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने किसको हराया था?
तो ये प्रश्न है जो हमारे जो ट्रेंड चलता है किसी भी एग्ज़ाम के पहले, यानी हम वैसे तो 2 या 3 दिन पहले डाल देते हैं कि लास्ट 3 आवर करंट अफेयर्स कैप्सूल नाम से, लेकिन वो 2-3 दिन पहले डालते हैं, लेकिन वो इतना होता है 35-30 पेज होते हैं कि 3 आवर्स में पढ़ा जा सकता है। अब उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं उसको हम ट्रेंड के बारे में बताते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कहाँ आया है, ये अपने यहाँ पे पीडीएफ में यहाँ देखने को मिला था। तो कि विजेता है भारत 7 रन से और उप विजेता है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्यों? भारत ने इसको 7 रन से हराया था। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार, एक सेकेंड, राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंध के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उस कार्यक्रम का नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो, कोई भी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी, कोई एग्ज़ाम की आंसर की, किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो ये मोस्टली मैं तो मानता हूँ सबका सही होगा, बनास नदी पर। और ये जो हमारे पशु परिचर की जो मैंने अभी बुक दिखाई थी आपको, उस प्रैक्टिस बुक में पेपर नंबर 6 का पहला ही क्वेश्चन था, जिसकी व्याख्या में हमने साफ साफ लिख रखा है बिसलपुर बांध है जो निर्माण है वो बनास नदी पर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? तो ये माही बजाज सागर, बोरखेड़ा जो है वो बांसवाड़ा का अंतिम बिंदु देखा जाता है। तो बांसवाड़ा में माही बजाज सागर है जो है, ये यहाँ पे, ये वैसे भी अगर किसी को ये ध्यान में हो तो राणा प्रताप सागर वगैरह ये चंबल की है। तो ये राजस्थान के बोरखेड़ा स्थान से कोई संबंध नहीं रखती है। सिद्धमुख है जो ऊपर उत्तरी राजस्थान की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब मैं आपको मैथ के क्वेश्चन है वो बिना पढ़े सीधे सीधे शॉर्ट में आंसर दिखा दूंगा। अब देखिए, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों के लिए सहायता राशि अक्टूबर के लिए कितनी थी? ये तो 22 रुपये प्रतिदिन थी। अपना अगला प्रश्न है, जून अगस्त 2024 के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में गलत कथन बताइए। तो इसका गलत कथन है बी, मछली की प्रजातियां मछली प्रजनन के मौसम के दौरान बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का मेजबान है? तो ये भारत होगा। तो ये जो मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अपन समय को न लेते हुए आंसर की के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके जो व्याख्यात्मक डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो आपको बाद में वीडियो के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कथनों में से एक सूची है, कथनों का चयन कीजिए। तो किसके बारे में चयन करें? किसी जीव के बाह्य प्रकटीकरण को जीन प्रारूप कहते हैं? नहीं। वह लक्षण जो क्षयों को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है? बिल्कुल कहलाता है ये तो बी ऑप्शन कहाँ कहाँ है? यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। ऐसा संकरण जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है एक संकरण कहलाता है। तो सी भी देखने को मिल रहा है, यहाँ नहीं है। तो उत्तर अपना सी हो जाएगा। आगे पढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपनी यहाँ रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ख़त्म हो चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है, वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जनक पीढ़ी। अगला प्रश्न अपना, मैं थोड़े जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ क्यों। अब है राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय, तो राजस्थान का एकमात्र ही अंतर्राष्ट्रीय जो सेवा प्रदान करने वाला हवाई अड्डा है। बाकी राजस्थान में कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेवा प्रदान नहीं करता है। तो इसका नाम है सांगानेर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांगानेर जयपुर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाले प्लास के वनों के बारे में। ये जो राजस्थान के प्लास वन है, धौक वन है, सागवान वन है, इनका क्वेश्चन अपने को इसे किसी न किसी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं घूमते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी देखने को मिला। इसका उत्तर ही मैं बता दूं आपको,
जैसे इसका उत्तर ये वन उन क्षेत्रों में फैले जहाँ धरातलीय पथरीला एवं कठोर हो, ठीक है। ये पहाड़ियों के उन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पठारी भूमि, बिल्कुल पठारों में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के वन माउंट, केवल माउंट, ये केवल वर्ड, ये जो एग्जाम होते हैं, एक मैं आपको नॉर्मली बेसिक एक आइडियल क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ। जैसे इसको तुक्का नहीं बोल सकते, आइडियल क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ। जैसे किसी भी एग्जाम में कोई भी सेंटेंस पढ़ो, आपको केवल वर्ड मिल जाए, तो केवल वर्ड वाला क्वेश्चन मोस्टली या तो वो बिल्कुल ही गलत होता है या बिल्कुल सही होता है, इसी के ऊपर। तो यहाँ केवल मिल गया, लेकिन यहाँ पे ये दो मिल गए, तो ये केवल तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ए बी डी यहाँ मिला डी में देखने को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने को मिलान करना है, बिल्कुल अभी कर लेते हैं मिलान। इसका मिलान है, जो लाल मिट्टी है वो है लो अंश, बिल्कुल मिट्टी का लाल रंग है जो लोहे की वो उपलब्धता के कारण ही दिखाई देता है। और मरुस्थली मिट्टी है जो रेतीली होती है या फिर जल धारण शोधन क्षमता कम पाई जाती है, या फिर जलोढ़ एवं चक्रीली होती है। रेतीली मिट्टी में जल धारण शोधन क्षमता कम होती है। और काली मिट्टी के बारे में बात करूं तो ये चीका प्रधान मृदा है। जलोढ़ मिट्टी है वो दोमट संरचना की होती है। जलोढ़ का दूसरा नाम ही दोमट मिट्टी है, तो इसका उत्तर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना नेक्स्ट, ये भी मिलान का है। तो झीलों का है, झीलें दे रखी है और झीलों के जिले दे रखे हैं कि उनका मिलान कीजिए। तो झीलों की बात करें तो अन्ना सागर अजमेर में है, बिल्कुल। ताल छापर चूरू में है, तो यहाँ से देख लेते हैं। अन्ना सागर अजमेर 1 में 3, ताल छापर चूरू 1। यहाँ से आगे अपने को जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपना आंसर हो गया। फिर भी बता दूं कि ये सरदार समंद पाली में है, टोरडी सागर टोंक में है। जनरली ऐसे क्वेश्चन, मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने को अगर एक या दो पता होते, कई बार ऐसा होता है कि एक मिलान का पता होता है तो एक के आधार पर भी अपना आंसर देखने को मिल जाता है। इसका उत्तर 105 है, मैं आपको बता देता हूँ, मैथ का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित विकल्पों में से आराम, सॉरी 1 मिनट क्वेश्चन ऊपर है। आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है? तो 16 बार तो सीधा, एक जनरली एक आइडियल रेंज देते हैं तो वो 16 देते हैं, तो अपन देखते हैं 16 कहाँ है इसमें। तो 16 के आसपास का कौन सा है? ये ज़्यादा हो जाती है, ये बिल्कुल आसपास का है, तो इसका उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीव्र अनियंत्रित कोशिका का विभाजन अर्बुद ट्यूबर निर्माण जिसमें बाद में असहनीय दर्द होता है, तो ये जो है ट्यूमर वगैरह जो कैंसर का है। अगला प्रश्न अपना, संक्रामक रोगों के उदाहरण में सम्मिलित है। संक्रामक रोग है जो हेजा और स्वाइन फ्लू देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब ये डी होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न अपना मैथ का है, मैं सीधा उत्तर बता देता हूँ, इसमें डी होगा, 4% की कमी। और उससे अगला प्रश्न भी मैथ का ही है शायद, देख लेते हैं। नवीन प्रत्येक महीने वेतन का, ठीक है, तो मैं इसका उत्तर बता दूं, 10% इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है वापस जीके से। सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान के कानून मंत्री, सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान के कानून मंत्री कौन थे? सर्वाधिक उपयुक्त का चयन कीजिए, तो इसके राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल थे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ है? और उपयुक्त करें तो उम्मेदाराम बेनीवाल, दुष्यंत सिंह, गजेंद्र सिंह और महिमा कुमारी मेवाड़। तो ये गजेंद्र सिंह है जो सर्वाधिक हुए हैं अभी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं है कि यही सर्वाधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवपुरी बुच। अगला प्रश्न, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 में राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी एक सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक विकल्प का चयन कीजिए, तो ये राजस्थान में लगेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना देखते हैं क्या है। वायुसेना द्वारा
भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पोखरण में हुआ। ये जो इसने दिया है वायु शक्ति 2024, ये फरवरी में हुआ था। और हमारी जो करंट अफेयर्स की जो ट्रेंडिंग पीडीएफ चलती है करंट अफेयर 3 आवर्स कैप्सूल के नाम से, उसमें अपने यहाँ कवर कर रखा था इसको, वायु शक्ति 17 फरवरी 2024 चांदन जैसलमेर। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा सबको कि मतलब यहाँ चांदन जैसलमेर, यहाँ पोखरण। तो मैं आपको एक सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो चांदन और जो पोखरण के बीच का जो एरिया है, इसके बीच में खेतोड़ाई वगैरह ये जो गांव पड़ते हैं, तो ये पूरी की पूरी रेंज है वो फील्ड फायरिंग रेंज है सेना की। तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो जाता है। और अपने यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो अलवर धौलपुर टोंक आ गया, तो इसके आसपास का क्षेत्र भी नहीं है। और ये पूरा का पूरा मैदान है वो फील्ड फायरिंग रेंज का है। तो इसीलिए यहाँ पे उत्तर अभी यहाँ पे पोखरण करना सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, दिसंबर 2022 में भारत का G20 की अध्यक्षता पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी। तो ये प्रश्न पहली शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला था। अगर किसी ने पहली शिफ्ट के पेपर को ढंग से पढ़ के गए या फिर उसकी व्याख्या या किसी भी यूट्यूब पे अगर देख के गए हैं, तो उसका उत्तर ये कन्फर्म सही होना चाहिए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो ये रश्मि कुमारी ने जीता है। अगला प्रश्न, 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो 13 ताली नृत्य है जो रामदेव जी की आराधना में महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान उत्तर होगा, क्योंकि रामदेव जी का जो मंदिर है पोखरण के जस्ट पास में रामदेवरा स्थान है गांव, वहाँ पे देखने को मिलता है। और वहाँ पे लंगूरिया ये 13 ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही और विजय शाही ये क्या है? तो ये पगड़ी के प्रकार हैं। ये अपने जो प्रैक्टिस बुक थी उसमें बिल्कुल ये कवर था क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के अगले पेज पर कि क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखते हैं क्या प्रश्न है। कालबेलियों के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम बताइए जो विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त हो। तो कालबेलिया जो जाति है जो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, और ये जो है जो पुंगी नामक एक वाद्य यंत्र आता है उसके उपयोग करती हैं। तो उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न अपना मैथ का क्वेश्चन है, अक्षत, भुवन, संदीप तथा वरुण इनकी वर्तमान आयु है वो इस अनुपात में है। और सबसे छोटा है 12 वर्ष का, सबसे छोटे से 12 वर्ष बड़ा है जो सबसे बड़ा है। अच्छा ठीक है, संदीप की आयु वर्तमान ये है तो क्या है? तो ये इसके अनुपात से सीधा हो जाएगा, इसका उत्तर डी 25 वर्ष आएगा। बढ़ते हैं, घास खाने वाले पशु तेजी से घास निगलकर इसे शरीर के एक भाग में एकत्र करते जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको रुमेन कहते हैं। अगला प्रश्न अपना, एक सेकंड, अगला प्रश्न है अपना, अच्छा कटा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर 2024 में हंगरी में आयोजित कौन सा हाइड शतरंज ओलंपियाड भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जो प्रश्न है ये यहाँ पे अपनी करंट अफेयर्स की पीडीएफ में देखने को मिला। मैं अभी बता देता हूँ आपको। सॉरी ये नहीं है, तो इसका उत्तर 45 है। ये पीडीएफ 1 मिनट में वापस चेक कर लेता हूँ इसको कम जूम करके। हाँ सॉरी, इधर मिल जाएगा, ये रहा। ये अपनी करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखने को मिला था। ये रहा भारत T20 विश्व कप, और यहाँ पर ये रहा 45वां शतरंज हंगरी में आयोजित हुआ था और भारत ने स्वर्ण पदक जीते महिला ओपन में और पुरुषों में दोनों में, डी गुकेश अर्जुन वगैरह। तो इसका उत्तर क्या है? 45। अगला प्रश्न अपना, मनु भाकर एक भारतीय एथलीट खेल खिलाड़ी है जिसका खेल का संबंध किससे, मतलब कौन सा खेल है? तो ये शूटिंग है, सी उत्तर होगा। और यहाँ पे अपने जो पीडीएफ जो करंट अफेयर्स की थी 3 आवर्स की, वहाँ पे मैं बता दूं, मनु भाकर ये रहा निशानेबाज मनु भाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना,
राजस्थान में राज्यसभा की सीटें का प्रतिनिधित्व सितंबर 2024 तक। तो अब इसने इसको करंट में मिला के पूछा है। इसने पूछा है सीटें कितनी है, तो सीटें तो 10 है, सबको पता है, और मोस्टली लोगों ने 10 की होगी। और ये पूछा है सितंबर 2024 तक में प्रतिनिधित्व कितना है, तो प्रतिनिधित्व भी 10 है। क्यों? क्योंकि अभी करंट जीके के जो मैं आपको पीडीएफ का एक वीडियो ये बता दूं आपको, ये जो 9 सीटों में थी, लेकिन राजस्थान की 10 सीटें, ये जो एक उपचुनाव अभी चुनाव हुए थे उसमें ये रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध हो गए थे सिलेक्शन। तो अभी 5 ही बीजेपी और 5 ही कांग्रेस, 50-50 का यहाँ पे देखने को मिलता है राजस्थान में प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे उत्तर 10 ही होगा। अगला प्रश्न अपना मैथ का है, मैं सीधा ही बता दूं, इसका उत्तर डी होगा 810। आप अपनी आंसर की मिला लीजिएगा, और ऐसे ही कल अगले पेपर की आंसर की वगैरह के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भी मैथ का है, एक दुकानदार वगैरह, तो ये इसका उत्तर डी होगा 16,416। अगला प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में बात करते हैं। मनुष्य की आहार नाल में क्या क्या होते हैं, तो ये इस टाइप का प्रश्न मुझे ध्यान में आ रहा है कि शायद पहली शिफ्ट में भी देखने को मिला था। ग्रसनी, आमाशय, यकृत, आंत और मलाशय क्या क्या होता है, तो यहाँ पे मनुष्य के यकृत नहीं होता, पाचन तंत्र का पार्ट नहीं है, आहार नाल का पार्ट नहीं है, उसके अलावा सारे ही है। तो ए, बी, डी और ई, उत्तर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मिलान करना है, इसका मिलान किया जाए तो ये है रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा है जो इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। फिर है होमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पर आधारित इसे शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचाती है, बिल्कुल। और श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से लड़ने में मदद करती है। और प्लेटलेट्स, होमोग्लोबिन थक्का जमाने का भी, 1 मिनट इसको मिलान करके चेक करेंगे। रक्त प्लाज्मा, कोशिकाएं, होमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, जैसे श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से लड़ने का काम करती है। सी में 4 कहाँ कहाँ है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद में डी में 3 कन्फर्म है, तो डी में 3 ये है, तो फिर इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी। तो वैसे तो ये भारत की जनगणना से पूछा है, लेकिन राजस्थान से कनेक्ट कर दिया। फिर भी अगर किसी ने पढ़ा होगा कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो ये जो महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, ये जो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। तो राजस्थान से कम का पूछा है, राजस्थान का 7वां नंबर है जनसंख्या में। तो यहाँ पे एक मतलब बेसिक उत्तर भी करेगा तो वो उड़ीसा होना चाहिए उत्तर, और उड़ीसा ही इसका उत्तर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, और कुछ नहीं है, जैसे कि 877, 921, 940 दिया है। 921 तो 2001 का है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 921 से ऊपर ही होगा, ये भी कन्फर्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये 2 आ रहे हैं, 940 है नहीं। उत्तर बी करके आए हैं, और मैं भी बी पे ही जाऊँगा, 926। लेकिन जो राजस्थान का जो अंतिम जो लिंगानुपात है वो 928 है, 26 नहीं है। इसलिए ये हमारी करंट ये जो पशु परिचर की प्रैक्टिस बुक थी उसका पेपर 3 का पहला क्वेश्चन है, उसकी व्याख्या में सीधा देखने को मिला है। और लिंगानुपात के क्वेश्चन सारे शिफ्टों में भी देखने को मिले होंगे आपको, कहीं पर धौलपुर का पूछ रहा है, कहीं पर न्यूनतम पूछ रहा है, कहीं पर अधिकतम पूछ रहा है, तो आगे भी देखने को मिलेंगे। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर किस राज्य राजस्थान से कम है। अब जैसे उधर पूछा था कि कौन सी जनसंख्या में कम है, अब पूछ लिया साक्षरता दर कम है, तो नागालैंड उत्तर डी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का आकार के आधार पर भारत में राजस्थान का क्या स्थान है। अब देखो ये प्रश्न पूछा है 2011 की जनगणना के आधार पर। अगर ये दो वर्तमान की पूछते तो तेलंगाना का जो 2014 में अलग हुआ था, तो यहाँ पे राजस्थान का चेंज हो जाता है स्थान, लेकिन यहाँ पे उत्तर 7वां होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सड़क राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो मैं सीधा ही बता दूं, इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा।
यही उत्तर है इसका। गाय गाय का गर्भकाल अवधि 281 दिन, सी होगा। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रतिजैविक खालिस्तान के उत्पादक है, तो कवक और जीवाणु इसके है, उत्तर बी होगा। वापस मिलान करने वाला, क्या मिलान है देखते हैं। क्रांति दी हुई है और उसी क्रांति से कौन संबंध रखता है, तो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। और पीली क्रांति तिलहन से है। हरित क्रांति है जो गेहूं से, कृषि से। नीली है जो पानी से यानी मछली से। तो इसके उत्तर अब आप मिलान कर लीजिएगा, बी आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूध का मूल्य इसमें उपस्थित खाली स्थान के बाद होता है। तो ये प्रश्न ऐसे देखने को मिल रहे हैं कंटिन्यू, बैक टू बैक। दूध के बारे में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सी वसा है, कौन सी प्रोटीन है, इस टाइप के। तो आगे भी पढ़ के जाएं, इन प्रश्नों को इग्नोर ना करें। अगला प्रश्न, गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के खालिस्तान पश्चात दिया जाना चाहिए, तो 6 माह पश्चात। ये बी पार्ट के क्वेश्चन है। बी पार्ट के भी अच्छा खासा वेटेज रह रहा है यहाँ पे। 150 क्वेश्चन में से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिल रहे हैं बी पार्ट के। अगला है, अपने खनिज लवण मिश्रण के मिलाने पर गायों को ग्वाइटर घेंगा रोग से बचाव होता है, तो इसका उत्तर है जो पोटेशियम आयोडाइड होगा। अगला प्रश्न अपना, यहाँ पे मैं केवल आंसर की बता रहा हूँ, न कि यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन। भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल, तो यह है साहिवाल। भारतीय मूल की पूछा है ऐसे, तो यहाँ पे हालांकि यहाँ ऑप्शन से भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ भारतीय मूल की पूछा है तो साहिवाल। जब हम लोहे की कील को 1 घंटे नीले रंग के कॉपर सल्फेट में विलयन करते हैं, तो विलयन में रंग परिवर्तन हो जाता है, और रंग है जो इसका कैसा हो जाता है, रंगहीन होता है। नहीं, नीला भी नहीं होता, नारंगी भी नहीं, हरा होता है, हरा। तो इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न वापस मिलान करना है, तो मैं सीधा ही उत्तर बता दूं आपको, इसका उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसी धातु का एक गुण नहीं है, तो धातु के अधातु का शायद पहले अभी इसी पेपर में अधातु का देखने को मिला था, अभी धातु का पूछा है। तो अधिकांश धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, बिल्कुल। आघातवर्धनीय का अर्थ होता है कि जिसके ऊपर, धातु के एक टुकड़े के ऊपर आप जितनी चोट मारोगे तो वो पतीले की तरफ फैलता जाएगा। ध्वनिक होती है, बिल्कुल। धातु के एक जगह चोट मारने से दूसरे सिरे पर भी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनिक होती है। अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते नहीं, धातु कठोर होती हैं और इसका गलनांक अधिक होता है, तो सी उत्तर होगा, क्योंकि ये गुण नहीं पूछा है। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि किसी लोहे की छड़ी, स्टील के बर्तन वगैरह एक जगह से गर्म करते हैं, जैसे इस साइड से यहाँ से गर्म करते हैं, तो ये यहाँ तक गर्म हो जाती है, तो यही है, अधिकांश उष्मा की सुचालक होती है। उष्मा यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? देखो, मांड। मांड जो क्षेत्र है वो जैसलमेर का है, तो उत्तरी मेवाड़ पूछा है। मेवाड़ राजस्थान का दक्षिणी पार्ट है, और मांड जो जैसलमेर का है, मांड क्षेत्र भी है, मांड गायकी भी है। कुरजा ये राजस्थान में वीहर श्रेणी का गीत है। मूमल है जो जैसलमेर का गीत है। हमसीडो है जो भील, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर युगल गीत है, तो ये मेवाड़ में भीलों का गीत हमसीडो, उत्तर डी होगा। ढोल नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जालौर में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है, तराई का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 11, तराई नहीं है ये, तराइन पूछ रहा होगा, इंग्लिश में तराइन, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध यानी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये थोड़ा डिफॉल्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है जो कंफर्म करके किसी एनसीईआरटी वगैरह से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न अपना है वापस, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कारक कौन है? तो ये विश्व मोहन भट्ट है,
जगजीत सिंह का कल क्वेश्चन शायद फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला था, जो गजल गायक है। पीके सेठी का इसी पेपर में देखने को मिलेगा, अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है मोहन वीणा का वो आविष्कारक भी है और वीणा वादक है ये विश्व मोहन भट्ट। और वीणा वादक एक रविशंकर भी है। तो हो सकता है कि आपको आगे आने वाले पेपर में रविशंकर का नाम देखने को मिले। अगला प्रश्न अपना, जनगणना 2011 के अनुसार 1 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान में कितने जिलों की जनसंख्या दर वृद्धि न्यूनतम थी? किस जिले की जनसंख्या का ये पूछा है कि किस जिले की न्यूनतम दर है। तो वृद्धि दर न्यूनतम यहाँ की है। और अपने जो कल वाला जो वीडियो किसी ने देखा होगा, हमने जो कल वाले पेपर में भी यही प्रूफ लगाया था, आज भी यही लग रहा है। क्यों? कल पूछा था सर्वाधिक कहाँ की थी, बाड़मेर की परसेंटेज सहित। आज न्यूनतम का भी हमने व्याख्या इसी प्रकार से कवर कर रखी है कि आपको एक ही क्वेश्चन, अगर हमारे वीडियो, अगर आप पहला वीडियो ही किसी ने ढंग से देखा है तो उसकी व्याख्याओं से ही वापस उठ उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं, व्याख्या इसी ढंग से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो न्यूनतम गंगानगर 10% के साथ। अगला प्रश्न है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है? तो 201 उत्तर सी है। ये भी अपने को पीडीएफ में देखने, पीडीएफ क्या सॉरी, अपनी प्रैक्टिस बुक में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमने टाइम को ध्यान में रखते हुए इसके स्क्रीनशॉट लेके नहीं लगाए हैं। आगे आने वाले टाइम में अपने को आरएएस की प्रैक्टिस बुक देखने को मिलेगी, बिल्कुल ऐसे के ऐसे अरेंजमेंट करके इसी से भी बेहतर करने की कोशिश की गई है, उससे बेहतर मिलेगी आपको कन्फर्म। तो आप उस बुक के लिए तैयार रहिए, पढ़िए। आरएएस की प्रैक्टिस बुक देखने को मिल जाएगी आपको हाफ दिसंबर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान कहलाता है? तो ये भैरव का मठ। ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा है, हालांकि देखा जाए तो नागपाड़ जनापाड़ तो हो नहीं सकता। अब किसी ने दो में भी 50-50 में किसी ने चांस लिया है तो उसका सही हो जाएगा लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, निम्न राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान? अब देखा जाए तो देखो इसी प्रश्न का, अब मैं एक आपको सीधी थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी देता हूँ कि इस प्रश्न में देखो दोनों क्वेश्चन आगे पीछे हैं। यहाँ पूछा है बनास नदी जहाँ से निकलती है उस स्थान का क्या नाम है, और यहाँ पे नागपहाड़ अजमेर में है, जनापाव पहाड़िया नहीं है। तो ये तो उत्तर हो, ये तो दो हो नहीं सकते। अब यहाँ पे अपना फंस गया 50-50। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से नहीं? तो मिंडा स्थान तो राजस्थान में है ही नहीं, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे भी नहीं देखने को मिलेगी, तो मिंडा भी कट गया। तो उत्तर ऐसे भी इसका इसी में मिल गया, मतलब पेपर का ही पेपर में उत्तर मिल गया, ये उत्तर सही होगा। और ये जो माही नदी है वो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और ये मिंडा नहीं है, मैंने तो मेंथा पढ़ा था पहले, हो सकता है मिंडा होगा, बोर्ड ने पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद कृत्रिम झील राजस्थान की सबसे बड़ी जयसमंद है, और प्राकृतिक झील है जो सांबर है। तो कल मैंने शायद सांबर का देखा था, सांबर है जो खारे पानी की है, जयसमंद है जो मीठे पानी की है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राइका को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस महीने में पशु चरण के लिए बाहर जाते हैं? तो ये अक्टूबर में जाते हैं। राइका है जो ऊंट पालने वाली जाति है। आगे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय है ये पाबू जी को। ऊंट, राइका, पाबू जी, देवता, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बंगाल टाइगर पाया जाता है, बंगाल टाइगर तो मरुस्थल में तो है नहीं, पहाड़ी क्षेत्र, पठार क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र में। तो बंगाल, पश्चिम बंगाल साइड में जो ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा क्षेत्र है, नाम ही बंगाल टाइगर है, तो ऐसे भी आप डेल्टा क्षेत्र कर सकते हैं। उत्तर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? ये प्रश्न शायद मुझे ध्यान में आ रहा है, मैंने कल भी देखा था। तो हरियाणा बिल्कुल सीमा साझा करता है 1262 किलोमीटर के साथ, उत्तर प्रदेश 877 के साथ, पंजाब 89 किलोमीटर के साथ में, जबकि महाराष्ट्र है जो राजस्थान के साथ में सीमा नहीं बनाता। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिम और पश्चिम सीमा कि किस देश में सीमा साझा करता है? तो राजस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो केवल पाकिस्तान से ही करता है, चाहे उत्तर पश्चिम दे चाहे उत्तर दक्षिण दे, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश का पूछ लिया, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल और केवल पाकिस्तान से और किसी से नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र
अभी ये देखने को मिला था, पहला शायद पहला दूसरा मैंने आसपास क्वेश्चन देखा था जो हाड़ौती से था, तो वहाँ पे कोटा बूंदी बारा झालावाड़ था। वापस यही दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, तो यहाँ पे हाड़ौती उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, एक सेकंड, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत की सूची में शामिल है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व विरासत की सूची में शामिल है? मुकुंदरा, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का। तो केवलादेव है जो विश्व विरासत की सूची में शामिल है। इसको 1985 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और ये अपनी जो प्रैक्टिस बुक थी, अब इसका पता नहीं चला मेरे को, ये 30वां क्वेश्चन था। इसी 30वें क्वेश्चन का ये जो हमने लिख रखा है बिल्कुल 1985 में विश्व धरोहर में शामिल। ये यहाँ से कल क्वेश्चन देखने को मिला था, पक्षियों के शरण स्थली। तो हो सकता है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही है, तो आगे वाले पेपर में ये देखने को मिल जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता कम, लवणता अधिक होती है, कौन सी होती है? तो पवन द्वारा विस्थापित होने वाली मृदा मिट्टी जो है मरुस्थलीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेतीली मिट्टी हवा के साथ में इधर उधर स्थानांतरित होती रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ अर्जुन पुरस्कार के लिए मिला था, और उसको किस खेल के लिए ये दिया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छे ऑप्शंस देखने को मिले। निशानेबाज, पोलो, घुड़सवारी, घुड़सवारी ड्रेसाज। अब यहाँ पे जनरली हर कोई बच्चा जो तैयारी करता है वो घुड़सवार तक करता है, आगे नहीं जाता, और 80% लोगों ने घुड़सवार किया भी होगा, लेकिन इसका उत्तर डी होगा, घुड़सवार ड्रेसाज। अपनी जो करंट अफेयर्स कैप्सूल जो पीडीएफ चलती है, वहाँ पे जो पीडीएफ में अपने 16 नंबर पेज यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे दिव्या कीर्ति सिंह के बारे में अपने घुड़सवार नहीं लिखा है, अपना पूरा नाम है घुड़सवारी ड्रेसाज। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला करंट अफेयर्स की पीडीएफ से। आगे भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ, बाकी और भी ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन चलते हैं राजस्थान में, जो पिछले आए हुए किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे रीट हो, चाहे सीईटी हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चंस डेली हमारे टेलीग्राम पे अपडेट होते रहते हैं। आप भी उसमें शामिल हो जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और उन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश कीजिए। और इस टाइप की न्यूज़ भी आपको मिलती है, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कोई जानकारी है वो भी यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। और जो करंट अफेयर्स कैप्सूल सबसे बेस्ट, सबसे हमारा नया तरीका जो है, वो जो हमारे फ्री में चलती है, ये पीडीएफ यहीं अवेलेबल होती है टेलीग्राम चैनल, मूल्यांकन एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान के निम्न में से पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री से सम्मानित किसको किया गया है, ये प्रश्न था। राजस्थान के निम्न में से पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो पद्मश्री 2024 ये अपनी करंट अफेयर्स में ही मिला है, 5 व्यक्तियों को दिया। और 5 व्यक्तियों में देखा जाए तो कौन है? लक्ष्मण सिंह। देखो इसमें नाम ही देख लेते हैं, जानकीलाल भांड को दिया, लक्ष्मण भट्ट तेलंग को दिया, माया टंडन को दिया, अली मोहम्मद गनी मोहम्मद को दिया। तो यहाँ पे ये उत्तर डी होगा, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जो जयपुर के निवासी है और ध्रुपद गायकी में है। हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है। तो हो सकता है अगला आने वाला क्वेश्चन ये आ जाए कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, या फिर आ जाए हाल ही में निधन हुआ है जिसको पद्मश्री दिया था, इस टाइप से। तो यही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान सेवा योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन आती है। अगले प्रश्न की ओर जाएं। वापस मिलान करने वाले हैं मेले और स्थान। मेले कहूँ या त्योहार कहूँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मेले भी देखने को मिल रहे हैं। ग्रीष्म शीत उत्सव माउंट आबू, कजली तीज बूंदी, कोलायत बीकानेर, चंद्रभागा झालावाड़। तो इसका आप मिलान कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? तो जो अभ्यारण्य का सीधा नाम ही दिया है इसने कि कौन सा राजस्थान में है और कौन सा नहीं है, इस टाइप से। तो वन विहार धौलपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, रामसागर हाड़ौती में है। तो ये
पारसनाथ जो वन विहार अभ्यारण्य है ये राजस्थान में नहीं है, ये कहीं बाहर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना शिव शक्ति स्टेशियो, शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? तो शिव शक्ति चंद्रयान 3 का है। लैंडर स्थल जो चंद्रमा के ऊपर किया गया था उस स्थान का नाम है। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल कहती है? झुंझुनू का हवा महल कहलाती है खेतड़ी के महल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेतड़ी के महल, अब ये क्वेश्चन आया तो इसके आसपास का क्वेश्चन बता दूं कि खेतड़ी के महल का निर्माण है वो अजीत सिंह ने करवाया था। हो सकता है अगली पारी में ये देखने को मिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गागरोन का किला झालावाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, जलदुर्ग है, ध्यान दे दीजिएगा, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है ये। पीके सेठी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसी पेपर में पीके सेठी का क्वेश्चन आया हुआ है। ये जयपुर फुट के लिए बहुत फेमस हुए थे, यानी जयपुरी फुट, जयपुर पाँव, ये उत्तर होगा। राजस्थान में मारू राई का, देखो राई से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर किसी के पास में अभी भी एग्ज़ाम, कल जिसका एग्ज़ाम है, तो वो ये कीजिए कि राइका के बारे में पूरी डिटेल पढ़ लीजिए। आपको एक ही पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऊँट के चरवाए, उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न अपना, बंजारे चरवाहे का एक प्रसिद्ध समूह है, खालिस्तान के गांव में पाए जाते हैं राजस्थान में, उत्तर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये अपनी करंट अफेयर्स पीडीएफ में नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में तो था, लेकिन धारा का नहीं था। हालांकि इसने थोड़ा डीप पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर सी 173 है, क्योंकि अपनी जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो आती है लास्ट 3 आवर कैप्सूल, वो 100% कवर करवाने का टारगेट नहीं होता है, क्योंकि हम वो लास्ट 3 आवर्स में रिविजन के हिसाब से डालते हैं। उसमें से कितने मिलते हैं वो अलग बात है। अब जैसे इसी पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन मिल गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की परियोजना को जुलाई 2023 के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। तो पूर्वी नहर राजस्थान परियोजना, पूर्वी नहर है जो पहले 13 जिलों से संचालित होती थी, अभी राजस्थान के 9 पुनर्गठन जिलों का हुआ है, उसके बाद में ये 21 जिलों से निकलती है। तो अगर नेक्स्ट पारी में क्वेश्चन देखने को मिले, अगर 21 ऑप्शन में हो तो 21 कीजिएगा, और अगर 21 ऑप्शन में नहीं हो तो आप 13 कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित चारा सामग्री एवं उनमें संलग्न किस्म में गलत युग्म का चयन कीजिए। मैं सीधा ही उत्तर बता देता हूँ, उत्तर सी होगा, गैर फलीदार सूखा चारा। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा रंगीन बॉयलर पेट्रिट पक्षी है? तो कैरोबी धनराजा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं समय को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ आगे। इसका वर्मी कंपोस्ट बार बार पूछते हैं हर एग्जाम में, कल भी देखने को मिले थे, आज भी मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। केंचुआ। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क धूल भरी पवनें चलने लगती हैं, जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। ये भी बार बार आता है, इसको लू कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे ये हमने प्रूफ आज इसलिए नहीं दी है क्योंकि ये कल बता चुके थे कि हमारी बुक में ये कवर कर रखा है। और लू कहाँ से, किस दिशा से, कैसे आती है, क्या है, कितने दिन चलती है, कहाँ चलती है, सब कुछ उसी एक प्रैक्टिस बुक में आपको देखने को मिलेगा, और वहीं से कूट कूट के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है 2 भागों में विभक्त है, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से। तो इन दोनों की शाखाओं का पूछे अगला क्वेश्चन, तो बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान का पूछे तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो अरब सागर की शाखा से होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कंटीले वनों में पाई जाने वाली घास कुछ भी नहीं है, ये सेवण घास है, वो कांटेदार नहीं होती है, बाकी ये कांटेदार घास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल ही नहीं है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जिसमें ये बर्फ है जो ठोस है, ठोस से ये द्रव में बदल रहा है, तो ये नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको वापस दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल ऑक्सीकरण होता है तब लोहे में जंग लगता है, तो बी सी। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी सही है। तो कौन से कथन सही पूछा था? बी सी डी, बी सी डी। जैसे सीधी सामान्य जानकारी के बारे में बता दूं
कि कहीं भी अगर जलना वर्ड आ जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, चाहे कुछ भी इसमें, हालांकि जलने वाला वो नहीं है, लेकिन पिघलना, काटना, इस टाइप के वर्ड आए तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। ये बेसिक जानकारी के लिए बताया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, देखो इसमें थोड़ा सा घुमाया है, कुछ भी नहीं है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वो होते हैं जिसको वापस नहीं बदला जा सकता, कहने का मतलब है वो रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि आप हमारी जो सीटी की जो ये सीटी क्या सॉरी पशु परिचर की जो बुक थी, इस बुक में कहीं ना कहीं मेंशन है, हमने अभी प्रूफ नहीं दिए ज़्यादा, तो उसमें भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इन दोनों के अंतर बताए हुए। तो भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। तो सीधा पूछा है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या होता है, तो देखते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जलना वर्ड आ जाए तो वो रासायनिक होगा, और काटना, पिघलना वगैरह ऐसे वर्ड आए तो वो भौतिक होगा। तो जलना वर्ड आ गया, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैग्नीशियम को एक पतले फीते के टुकड़े पर सिरे पर साफ करने के मोमबत्ती पर ज्वाला के निकट लाएं तो खालिस्तान होती है। तो ये चमकदार सफेद प्रकाश के साथ उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न अपना, फड़ के वाचन कौन करते हैं? तो फड़ एक राजस्थान की लोक कला है जिसका वाचन है जो भोपों द्वारा किया जाता है। लेकिन ये अभी इसने सीधा ही पूछा है तो अपना उत्तर तो हो गया बी। क्या होगा, कौन वाचन करते हैं? भोपा। लेकिन अपनी बुक के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं अभी यहाँ पे। जैसे अपनी जो व्याख्या लिखने का तरीका है वो ऐसे है, जैसे कि पाबूजी की फड़ है, इसको भी वाचन भोपे करते हैं, लेकिन कौन से भोपे करते हैं? तो भील भोपे करते हैं। कौन से? भील। इसी प्रकार वाद्य यंत्र कौन सा है ये भी बता रखा है। डोंगजी ज्वार जी की फड़ रावणत्था। भैंसासुर की फड़ एकमात्र राजस्थान में ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं होता है। अब जैसे आप सोचोगे कि आपने तो एक ही बताया, तो एक नहीं है। इसी प्रकार जैसे ऊपर देखा जाए तो देवनारायण की फड़ है, इसका गायन है जो गुर्जर भोपा द्वारा किया जाता है। तो ये तो ऊपर ही पूछा कौन करेंगे, तो भोपा करेंगे। लेकिन अगर डीपली पूछता कि गुर्जर करेंगे, भील भोपे करेंगे, तो यहाँ पे भील भोपा उत्तर होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहते हैं? तो पहाड़ों पर जो स्थित होते हैं पहाड़ को गिरी कहते हैं और किलों को गिरी दुर्ग कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10% साधारण ब्याज, इसका उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपन। ये भी मैथ का ही है, मैं आपको उत्तर बता दिए जाता हूँ। इसका उत्तर 14 लीटर है, और ये भी इसका उत्तर है जो 45:40:36 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वापस क्वेश्चन मैथ का ही है, मैथ वाले क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको सीधे उत्तर बता देता हूँ। जो अनुपात का पूछा है इसका अनुपात है 2:3:5। डी उत्तर सही होगा। क्या होगा? डी। अगला प्रश्न, बछड़े को जन्म देने के 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय इस निम्नलिखित रोग से बचाव होता है। तो ये जो है जो मिल्क फीवर है उससे बचाव हो जाता है गाय का। अगला प्रश्न अपना, मवेशियों के पोषण के संदर्भ में NFI का पूरा नाम क्या है? तो नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। अगला प्रश्न है अपना, लगातार अंत प्रजनन से बढ़ती निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे है समयुग्मता, उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न मुझे शायद ध्यान में आ रहा है कि कल देखने को मिला था, इस टाइप से मैंने कहीं पढ़ा था। कौन से मवेशियों में अंतर्जीवी परजीवी जुएं, फीताकृमि, एस्केरिस, लीवर? तो इसका उत्तर बी सी डी यानी सी होगा। ये गणित का सवाल है, मैं सीधा बता दूं, इसका उत्तर 36 होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गणित का, मैं उत्तर बता दूं, इसका उत्तर 480 होगा यानी सी। ये भी वापस मैथ का, ये एलसीएम क्या है तो इसका उत्तर बता देता हूँ मैं आपको, 408। ये जो मैथ के क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन है अभी हमने आंसर की ही बताई है, कुछ एक आपको किताब के प्रूफ दिए हैं, बाकी किताब के प्रूफ इस बार हमने देने की कम कोशिश करी है, क्योंकि
पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने किताब पढ़ी है, जिसने किताब खरीदी होगी, या जो मूल्यांकन एकेडमी ने लास्ट के 10 दिन हमारे फ्री किताब का मुहिम चल रही थी, उसी से वहाँ से भी अगर किसी ने प्राप्त की है, तो जिसने पढ़ी है उसको पता है, तो प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। हमने पहले पेपर में दे दी, बता दी। और आगे आने वाले जो RAS है, EORO है, उसी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों के लिए प्रैक्टिस बुक आएगी, और उसी में भी ऐसे की ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसी प्रैक्टिस बुक में। क्योंकि हमारी टीम का पहला ध्येय वाक्य यही है कि पढ़े कहीं से, मूल्यांकन यहीं से। तो आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एग्ज़ाम का भी मूल्यांकन यहीं से कर लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भक्ति काल राजस्थान में साहित्य मुख्यतः किसके बीच में है? तो 1450 से 1650 AD के बीच में। अगला प्रश्न, सोरठा छंद, सोरठा छंद में गद्य और पद्य एक राजस्थानी शैली है, वो होता है वात, रूपक, दवावेत। वात, वात क्या होता है? किसी की, मतलब राजा की नहीं होती है, ये जो राजाओं के अधीन मतलब होते हैं, जिनको हम गांव में ठाकुर के नाम से जानते हैं, वो अपनी वचनिकाएं लिखाते थे कि वे उसकी बात, मतलब कोई भी राजा है, पृथ्वी सिंह की बात इसकी ऐसे इस टाइप की, तो उनमें होते थे। और ये गद्य और पद्य दोनों में होती थी, और वो अपनी ठाकुर अपनी प्रशंसा के लिए वो अपनी रचनाएं करवाते थे, उसको वात कहते हैं। अनुभव वाणी किसकी पुस्तक है? अनुभव वाणी है जो रामचरण जी की है। शायद पहले भी मैंने कहीं देखा था, हो सकता है नहीं देखा हो। लेकिन अगला प्रश्न, गोगा जी के अलावा राजस्थान में कौन से देवता हैं जिसको सांपों के देवता कहते हैं? तो सांपों के देवता यहाँ राजस्थान में गोगा जी, तेजा जी, मैं और बता दूं केसरिया कुंवर जी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तेजा जी मिला, ठीक है, डी उत्तर सही है। इनके अलावा केसरिया कुंवर जी भी एक सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और एक नकत सिंह नाम से देवता है, वो भी सांपों के रूप में पूजे जाते हैं, केसरिया कंवर जी के पुत्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतों के जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको, संतों का जीवन वृत्तांत है उसको पर्ची कहते हैं। जैसे रामदेव जी के, मतलब बाबारी पर्ची फेमस है, एग्जाम में कई बार आता है। अगला प्रश्न, सरकारी और निजी व्यक्तियों, अच्छा प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एक समझ वाला क्वेश्चन है। सरकारी और निजी व्यक्तियों द्वारा, सरकारी और निजी व्यक्तियों या फिर समुदायों से संबंधित वन और अकृषीय भूमि, समुदाय से संबंधित वन भी हो सकते हैं और अकृषीय भूमि भी होती है, वो क्या कहलाती है? तो यहाँ निजी वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन। तो यहाँ पे इसका उत्तर है वो सी है, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन होता है, इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन होती है? निजी व्यक्ति भी मतलब इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, पर्सनल कोई समुदाय भी ध्यान दे सकती है। ये वन वाली भूमि भी हो सकती है, अगर वन नहीं है फिर भी इसके ऊपर कृषि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये एक एरिया तय किया हुआ है। और अभी यहाँ पे बता दूं, अवर्गीकृत भूमि है जो सर्वाधिक कहाँ पर है? तो बीकानेर में देखने को मिलेगी। अपनी बुक से यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, ये पूर्णतः मेंशन नहीं है, लेकिन अगर क्रॉस मेथड से जाएंगे तो आंसर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सरकार का नियंत्रण, यानी रक्षित और आरक्षित तो हो ही नहीं सकते, और निजी वन कोई होते नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं होता। अगर किसी ने निजी वन किया है तो भाई उसको तो अभी तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है। तो निजी वन तो कोई होता नहीं है, इन तीनों से करना है। यहाँ पे देखा जाए तो इसके ऊपर सरकार का है, लेकिन यहाँ पे सरकार का नहीं है, यहाँ पे तो पूर्णतः ही है। तो पूर्णतः ही है तो निजी व्यक्ति वगैरह कहाँ से आ जाएंगे? तो इसका उत्तर सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कल भी पूछा था, ये चित्तौड़गढ़ में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में से किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती? तो संरक्षण की आवश्यकता, जल को संरक्षण देने की जरूरत है, वायु को है, मृदा को है, लेकिन सौर ऊर्जा को संरक्षण देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही मेंटेन होती रहती है। अगला प्रश्न अपना मैथ का है, इसका तो मैं सीधा उत्तर ही बता देता हूँ, लाभ हानि से पूछा हुआ है, इसका उत्तर 5 आएगा। अगला प्रश्न, ये भी मैं लाभ हानि से पूछा है कि चादरें बेचता है, लाभ हुआ, दूसरी बार में हानि हुई,
अगर सेमी परसेंटेज में पूछते हैं तो 1% की हानि होती है। ये बेसिक एक ऐसे ही मैंने याद कर रखा है, और ये मोस्टली 20% पे भी काम करता है, 10 पे भी काम करता है। तो चेक नहीं है, क्रॉस चेक नहीं है, लेकिन इसका उत्तर सी है। एक दुकानदार का वस्तु ये भी है, इसका उत्तर 2000 है। एक समतल दर्पण सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण से बनने वाले उसके प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी होगी। एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, एक सेकंड, एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए और वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बीच में, वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी होगी। ये 60 हो सकता है, लेकिन 120 भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ये दर्पण है और यहाँ पे एक वस्तु है, इनकी बीच की दूरी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये दर्पण बनेगा, दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे तो दूरी ऐसे पीछे दिखाएगा, तो ये पीछे दिखाएगा, लेकिन दूरी तो नहीं है, तो उत्तर जनरली ये 60, मतलब 60 ही होगा। बी उत्तर सही होगा। किसी ने ऐसे सोच के किया है, जैसे मैं भी अभी थोड़ा कंफ्यूज इसी में हुआ था कि ये 120 हो सकती है, 120 नहीं होगी, क्योंकि दर्पण तो यहीं रखा हुआ है ना, तो दर्पण में प्रतिबिंब जहाँ दर्पण रखा हुआ वहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण, मैथ का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर 5 आएगा, डी। एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रिता भाग एक परावर्तक भांति का कार्य करता है, उत्तल दर्पण, इसका ए उत्तर होगा। ऊपर से उभरा हुआ भाग होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा ही ये लैंग्वेज पूछ रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा संकरण क्रॉस F1 पीढ़ी में संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, कहलाता है। अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, मेंडल का F1 पीढ़ी का नियम से ही है ये। और यहाँ पे है बहुसंकरण, क्यों, क्योंकि एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, तो अप्रभावी से करवा रहे हैं तो बहुसंकरण। इसी के साथ ये आपके आंसर 150 की आंसर मैंने बता दिए हैं पूरे हुए। आने वाले टाइम में आप और भी वीडियो मिलेंगे आपको, चौथी शिफ्ट के भी मिल जाएंगे, पाँचवीं छठी जो भी एग्ज़ाम होंगे, जिसके सबके सभी एग्ज़ाम की आंसर की हमारे 5 से 6 घंटे लेट आती है। लेट आने का रीज़न ये है कि हम आंसर को है वो क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं, कि अगर हमें पता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, फिर भी एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहीं गलती नहीं हो जाए, इसीलिए लेट आते हैं। तो आप वेट कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हर एक किसी भी एग्ज़ाम की आंसर की यहाँ देखने को मिलेगी। इसी के साथ मूल्यांकन अकेडमी पर आपका धन्यवाद बने रहने के लिए, और हमारे ध्येय वाक्य के साथ मैं इसी वीडियो को ख़त्म करूँगा। पढ़े कहीं से, मूल्यांकन यहीं से। धन्यवाद।